गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तीसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं और उसके बाद उसका नामकरण कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं। क्योंकि आपको बताए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिर्फ वही मेटल बना सकता है जिसके पास दो तरह की मिनिमम वैलेंसी हो, जिसमें एक वैलेंसी को हमने नाम दिया था प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे वैलेंसी को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। इस बात को किसने बताया था? वार्नर ने बताया था। वार्नर थियरी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो अपनी दो वैलेंसियों का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रचना करता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, जिसको आज हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो आयोनाइजेबल वैलेंसी होता है। याद है ना, जो बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है आयोनाइजेबल वैलेंसी, और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जिसको हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं उसी को कहते हैं नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो आज हम लोग प्राइमरी वैलेंसी का नाम देंगे ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी का नाम देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं और उसके बाद उस कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल क्या है नोमेनक्लेचर का, नाम लिखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये एग्जाम्पल हमने लिखा था K4FeCl6। तो इसमें आप जानते हैं इसके अंदर वाले को हम बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। यही नंबर ऑफ लिगेंड कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो बाहर होता है इसी को कहते हैं नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, जिसके थ्रू हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालना शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसमें देखिए हम लोग जो आयोनाइजेशन स्क्वायर, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी, जिसकी मदद से हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और जिसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए लिखा, हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ लिगेंड्स देखना पड़ेगा। कौन सा लिगेंड्स? मोनोवैलेंट लिगेंड। कौन सा लिगेंड? मोनोवैलेंट लिगेंड्स। अगर मान लो मेरे पास लिगेंड बाइडेंटेट हो गए, तो बाइडेंटेट को कितना से गुना कर देंगे? 2 से। नंबर ऑफ लिगेंड को कितना से गुना करेंगे? 2 से। अगर ट्राइडेंटेट हो गया तो 3 से। पिछले क्लास में पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेट नेचर। चलिए तो यहाँ पर जैसे अगर अभी हम लोग देखिए पहला एग्जांपल इसमें लिखा है K4FeCl6। तो आप देखिए यहाँ पर साइनाइड है। साइनाइड मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट? मोनोडेंटेट। तो इसकी संख्या कितनी है? 6। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 1 गुने 6 = 6। ये क्या कहलाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, CN नंबर, जो इसका क्या बताएगा? ज्यामिति। पिछले क्लास में बताए थे जो हमको ज्योमेट्री बताए। दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा है PTNH3(6). अब आप देखिए प्लेटिनम लिगेंड का नाम अमोनिया, आप जानते हैं अमोनिया, जैसे यहाँ साइनाइड था वैसे यहाँ अमोनिया है। अमोनिया भी क्या है? मोनोवैलेंट है, और इसकी संख्या कितनी है? 6 है। इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। आइए कहता है कि इस सारे कंपाउंड के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालें। लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन कहां ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए अभी इसमें निकाला था कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी निकाल के दिया था, कितना आएगा? 6। इसमें देखिए कितना आएगा? देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उसी तरह से हर एक कंपाउंड में हम लोग निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा? तो निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है सोडियम Ag सिल्वर, और यहाँ देखिए Cn गोल्ड। तो साइनाइड कितना है लिगेंड्स के नाम पर? 2। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहता है कि
ये जो 2 है ये क्या है, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। वैसे ही अगला एग्जांपल है क्रोमियम, और ये है एक्वा। एक्वा की संख्या कितनी है, 6, और एक्वा जो कि मोनोवैलेंट है इसलिए 1 × 6 इक्वल टू कितना, 6, इसलिए यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 6। उसी तरह देखिए यहाँ पर कोबाल्ट है, अमोनिया यहाँ कितना है, 3, नाइट्रो यहाँ कितना है, 3, दोनों क्या है, मोनोवैलेंट, तो 1 × 3 जोड़ 1 × 3 कितना हो गया बेटा, 3 + 3 इक्वल टू 6। इसका मतलब कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इक्वल टू 6। आइए जैसे यहाँ प्लैटिनम है, इसके साथ देखिए एक अमोनिया, एक एक्वा, एक नाइट्रो, एक क्लोरो, एक ब्रोमो, देखिए कितने सारे डिफरेंट लीगेंड्स मिलकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाए। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबको जोड़ देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितना बनेगा। तो देखिए एक अमोनिया, एक एक्वा, एक नाइट्रो, एक क्लोरो, 2 ब्रोमो, कितना हो गया बेटा, जोड़िए 1 2 3 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। उसी तरह से देखिए कोबाल्ट, यहाँ पर देखो En लिखा हुआ है, COEN होल 3, कितना लिखा बेटा, होल 3। अब यहाँ पर En का मतलब तो आपको समझाया था ना, इथिलीन डाइएमीन को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, En, E और N क्या बोलते हैं, इथिलीन डाइएमीन। ये इथिलीन डाइएमीन आपको पढ़ाया था बाइडेंटेट या मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट इसका मतलब 2 और इसकी संख्या कितनी है, 3, कुल कितना, 6। इसलिए देखिए यहाँ कोबाल्ट इस कोऑर्डिनेशन नंबर में है 6। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये क्रोमियम C2O4 क्रोमेट आया है, इसको क्या बोलते हैं, C2O4, बाइवैलेंट या मोनोवैलेंट, मतलब बाइडेंटेट या मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट। तो इसको भी कितना से गुना करेंगे, 2 × 3 बराबर कितना, 6। इसलिए देखिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। आगे देखिए CuEn होल 2, फिर यहाँ पर En इथिलीन डाइएमीन, 2 × 2 इक्वल टू कितना, 4। इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा, 4। तो देखिए सारे क्वेश्चन में हम लोग एक एक करके अभी क्या निकाले, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो हमको क्या बताएगा, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर उस कंपाउंड की ज्यामिति या ज्योमेट्री बताता है, जिससे हमको क्या पता चलेगा, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, सब हम लोग बनाकर देखेंगे। लेकिन अभी तत्कालिक हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए अब आपको सिखाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच इज arise on the central metal atom during formation of complex compound is called oxidation number। इसका मतलब कि जब सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए जाता है तो उस पर जितना इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज एराइज होता है, बनता है, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट मेटल या दैट एटम कहते हैं। क्लियर हुआ? इसका मतलब कि जब कोई सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रचना के लिए जाता है तो उस पर जितना नेट इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालते हैं अभी तुरंत क्वेश्चन से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए जैसे पहला K4FeCl6 में अभी निकाले थे, ये 6 क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है तो जरा ध्यान से सीखिए कि इस K4FeCl6 सही है ना, तो ध्यान से इसको देखना है कि हम लोग कैसे सीखते हैं। 1 या 2 में भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे जिसका निकालना होता है ना उसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं बेटा, x। तो आपको पता है ना पोटासियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 से आता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1।
और इसका आप जानते हैं -1 और कुल पर नेट चार्ज कितना है 0। अगर कोई चार्ज नहीं दिया है तब कितना मानते हैं न्यूट्रल उदासीन 0 मानते हैं। तो चलिए लिखते हैं। अब ये पोटेशियम कितना है अपने पास 4, इस पर चार्ज कितना है +1 जोड़ इसका निकालना है इसे x प्लस Cl का कितना होता है -1। ऐसी संख्या कितनी है 6 बराबर टोटल कितना बेटा 0। क्लियर है? तो चलिए इसका मतलब क्या हुआ 4 प्लस x -6 बराबर 0। क्लियर क्या? अब देखिए यहाँ है -6 और यहाँ है +4 तो कितना आएगा -2। यहाँ लिखेंगे इसका मतलब x -2 कितना बेटा 0। तो x बराबर कितना आ गया +2। इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो आयरन है अपना ये x का वैल्यू कितना आया +2। इसका मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान दो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना है बेटा +2। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं। अब कहता है कि ये दूसरा क्वेश्चन है जहां पर है K3FeCN6। फिर वैसे यहाँ पर आयरन का निकालना है, जिसका निकालना है उसका मान लो x, इसका अभी भी बताया था +1, Cn का होता है -1। समीकरण क्या बना बेटा 1 गुने 3 जोड़ x जोड़ -1 गुने 6 और ये कुल बराबर कितना 0। तो देखिए 3 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर +3 यहाँ -6 x -3 बराबर 0। इसलिए x बराबर कितना आ गया +3। देखिए यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2 और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3। देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3। कितना सिंपल है। हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। आइए तीसरा देखते हैं। जैसे K2HgI4 तो आपको पता है पोटेशियम का +1 जिसका निकालना है उसको x I का -1। समीकरण क्या बना 1 गुने 2 जोड़ x प्लस -1 गुने 4। तो यहाँ देखोगे तो आएगा 2 प्लस x -4 बराबर 0। यहाँ पर 2 और यहाँ -4 x -2 बराबर 0 x बराबर +2। तो देखिए Hg यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन में है +2 में है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। और जब हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आ गया और जब हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गया तो बहुत आसानी से हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं। क्या करते हैं नाम लिख लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग IUPAC के अकॉर्डिंग। IUPAC क्या है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बहुत बड़ी संस्था है जो केमिस्ट्री में रूल और रेगुलेशन बनाती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नाम कैसे लिखते हैं। तो हम लोग देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, आप बैठ के घर में बना सकते हैं। जहां कहीं भी दिक्कत है उसको फिर पूछ सकते हैं। हम लोग इसको अब चलते हैं नाम लिखने के लिए। देखिए सबसे शुरू करते हैं रूल्स। सबसे पहला काम क्या सीखेंगे नाम लिखने से पहले सीखेंगे रूल्स और तब देखेंगे नाम कैसे लिखा जाता है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। जैसे रूल्स क्या है रूल्स IUPAC के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप नाम लिखना चाहते हैं तो IUPAC का नियम कहता है। नियम नंबर 1 पहला लाइक simple inorganic compound the cationic part of complex compound is named first followed by anionic part। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि नाम लिखने के लिए पहले कंपाउंड के अंदर ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा पार्ट एनायनिक है और कौन सा पार्ट केटायनिक है। मतलब कौन धनायन है और कौन ऋणायन है। उसमें से जो धनायनिक पार्ट है केटायनिक पार्ट है उसका नामकरण पहले करते हैं और उसके बाद ऋणायनिक पार्ट का करते हैं। तो बिल्कुल सही है। आप जानते भी हैं पॉजिटिव फर्स्ट, जो धनायन होगा जो केटायन होगा वो तो फर्स्ट होता है, इसलिए उसका नाम तो पहले लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल रूल सही है कि हम लोग पहले किसका लिखेंगे केटायनिक पार्ट का नाम फर्स्ट पहले लिखेंगे। दूसरा है
कहता है कि जब आप कैटायनिक पार्ट का नाम लिखने के लिए जाओ तो क्या करो, कहता है सिंस द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी, hence its name is written in a single word. देखिए सिंगल एंटिटी, सिंगल वर्ड, विदाउट एनी गैप, डैश, कॉमा या हाइफन। कहता है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखो तो एक शब्द में लिखना है, बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, हाइफन नहीं होना चाहिए, डैश नहीं होना चाहिए, कॉमा नहीं होना चाहिए। क्लियर? मतलब पूरा नाम एक शब्द में खत्म कर देना है। क्लियर? तीसरा कहता है ऑल्दो इन कॉम्प्लेक्स पार्ट सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज written first followed by ligand in molecular formula, but during IUPAC nomenclature the name of ligand are written first alphabetical manner and the name of central metal atom is written at last, बाद में with its oxidation number under a small bracket in Roman number। देखिए क्या कहता है, कहता है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट जब लिखे जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला जब लिखते हैं तो पहले सेंट्रल मेटल एटम होता है और बाद में लिगेंड होता है, लेकिन जब हम उसका नाम लिखते हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, वो भी कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं बाद में। और सेंट्रल मेटल एटम के नाम लिखने के बाद छोटा ब्रैकेट देकर रोमन में, किस लेटर बेटा, रोमन लेटर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। क्लियर है क्या? अभी लिख कर दिखाएंगे। चलिए अगला कहता है, अगला रूल क्या कहता है, चौथा नियम क्या कहता है कि जब आप if the complex part of coordination compound is anionic, अगर anionic नेचर का हो जाए then rules are as usual, नियम वही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में सफिक्स लग जाते हैं ATE। याद रखना, जब बड़े ब्रैकेट के ऊपर माइनस आ जाए तो उसके सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख के और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, ATE, 8 ऐड कर देते हैं, द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। अगला पांचवा कहता है द इंटायर नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज written in a small letter even at starting also, मतलब पूरा का पूरा नाम स्मॉल लेटर के एक ही शब्द में लिखा जाना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर, हाइफन, गैप, कॉमा, ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया। क्लियर है? रूल पूरी तरह क्लियर हुआ। अब हम लोग तुरंत इसका नाम लिख करके देखेंगे कि हमको नाम लिखने आता है कि नहीं आता है। क्लियर है क्या? जैसे एक एग्जांपल देखो, यहीं से शुरू हो जाते हैं एग्जांपल। अब लिखा हुआ है क्रोमियम H2O, एक्वा 2 है, क्लोरीन 2 है, एमीन 2 है, यहाँ पर लिखा है ब्रोमीन। ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका सबसे पहले हमको नाम लिखना है, तो नाम लिखने में रूल नंबर फर्स्ट, पहला नियम क्या है, ये पता करो कि वो कैटायनिक पार्ट कौन है और एनायनिक पार्ट कौन है। तो देखो इधर ब्रैकेट के बाहर यहाँ ब्रोमीन है, तो तुरंत पता चला ये क्या है, माइनस, तो मेरे पूरा पर पार्ट पर कौन सा चार्ज आया, प्लस, इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट पर टोटल चार्ज कितना है, प्लस। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, कैटायनिक पार्ट, किसका लिखते हैं, कैटायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट में भी पहले नाम की शुरुआत किससे करते हैं, लिगेंड से। लिगेंड से भी पहले किसके नाम लगाते हैं, सुटेबल प्रीफिक्स का, कि वो 2 है कि 3 है, डाई लगेगा, ट्राई लगेगा, टेट्रा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन, एक से ज्यादा लिगेंड है। तो देखो ये लिगेंड है एक्वा, ये लिगेंड है क्लोरो, ये लिगेंड है एमीन। तो देखिए तो AM पहले आएगा कि AQ, एक्वा लिखने में AQ आता है और एमीन लिखने में AM आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो AM पहले आएगा, इसे नाम नीचे से शुरू होगा।
देखिए सबसे लास्ट लिगेंड से शुरू होगा, इसका सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, टू, डाई, देखिए डाई एमीन, फिर क्या लिखेंगे, दो है तो डाई एक्वा, फिर दो क्लोरीन है डाई क्लोरो, और तब देखिए ये मेटल का नाम क्या है, क्रोमियम, तब यहाँ लिखेंगे क्रोमियम। अब इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का निकालना सिखाया था x, तो x बराबर आएगा +3। तो देखिए छोटे से स्मॉल ब्रैकेट में रोमन लेटर में 3 लिखेंगे, 1 2 3, और तब लास्ट में इस बाहर वाले हिस्से का नाम लिखेंगे जो एनायनिक पार्ट है, ब्रोमाइड। तो देखो पूरा नाम क्या होगा, डाई एमीन डाई एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड। फिर से एक बार देखिए, डाई एमीन डाई एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड। क्लियर है, रूल के साथ बिल्कुल स्टेप वाइज हम लोग इस कंपाउंड का नाम, क्लियर है, इससे रूल भी रिवाइज हो जाएगा और नाम भी लिखने आ जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ एक कंपाउंड है AgNH3(2Cl), तो इसमें भी देखिए सबसे पहला काम कि केटाइन है या एनायन, तो देखिए ये बाहर में एनायन, तो पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट का केटाइन, तो केटाइन का नाम पहले लिखते हैं, तो केटाइन में भी पहले सेंट्रल मेटल एटम का नाम या लिगेंड का, लिगेंड से नाम पहले प्रीफिक्स का, तो प्रीफिक्स की जगह पर क्या है बेटा, 2, तो यहाँ से शुरू किया डाई, देखना सब स्मॉल लेटर और सिंगल वर्ड, देखो यहाँ से लेकर ये पूरा वर्ड देखो एक ही शब्द से लिख दिया गया है, पूरा नाम सिंगल एंटिटी सिंगल वर्ड से लिखा हुआ है, सारे स्मॉल लेटर इस्तेमाल किए हैं, क्लियर क्या। तो यहाँ से शुरू करेंगे डाई एमीन, और इसको हम लोग कहते हैं Ag चांदी सिल्वर, तो डाई एमीन सिल्वर, और ये सिल्वर का जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा +1, तो रोमन लेटर में छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा 1 और लास्ट में क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। क्लियर है, इस तरह से किसी भी कंपाउंड का नाम हम लोग बहुत आसानी से लिख। तो ये जो एग्जांपल आपने देखा था, इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट हमने क्या लिया है, पॉजिटिव केटाइन। कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारा हो जाता है एनायन। तो देखिए एग्जांपल K3CO NO2(6), इसमें आप देखेंगे तो पोटासियम पर प्लस, तो ये पूरा मेरा बड़े ब्रैकेट पर कौन सा चार्ज है, माइनस, तो यहाँ का कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो गया बेटा, एनायन। तो हम लोग रूल के अकॉर्डिंग पहले एनायन का नाम लिखते हैं या केटाइन का, इसका मतलब अब हमें इसका नाम बाद में लिखना पड़ेगा, इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम आपको पता ही है, के मतलब पोटासियम, क्या पहले पोटासियम। अब हम चलते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर भी पहले किसका नाम, लिगेंड का, लिगेंड से भी पहले किसका नाम, प्रीफिक्स का, तो प्रीफिक्स है 6 हेक्सा नाइट्रो, उसके बाद कंपाउंड का नाम, मेटल का नाम कोबाल्ट। लेकिन आपको बताया था कि जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाए, क्या हो जाए, एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाए, तो मेटल के नाम के लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ATE8, तो कोबाल्ट लिख के और उसमें लिखेंगे ATE8, तो देखिए कोबाल्टेट, क्या हो गया बेटा, कोबाल्टेट, और कोबाल्ट का यहाँ x का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आएगा +3, देखो छोटे ब्रैकेट में रोमन लेटर में लिखा हुआ है 3, तो नाम क्या हुआ, पोटासियम हेक्सा नाइट्रेट कोबाल्टेट थर्ड। क्लियर है, तो ये वाला हिस्सा है केटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट का, और ये नामकरण है एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट। दोनों में रूल सेम है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसके सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते वक्त लास्ट में आप क्या लगा देंगे, ATE8, तो कोबाल्ट से बन गया था कोबाल्टेट। यहाँ देखिए, यहाँ भी ये हो गया प्लस पार्ट, तो ये पूरा हिस्सा हो गया माइनस पार्ट, तो यहाँ का भी जब आप क्रोमियम लिखेंगे तो क्रोमियम में जोड़ देंगे ATE, तो हो जाएगा क्रोमियम 8। क्लियर है,
तो इसका भी आप नाम लिख लीजिए। पहले लिखेंगे पोटासियम, पोटासियम, फिर प्रीफिक्स में थर्ड है ट्राई, ऑक्सिलेट आयन है ऑक्सिलेटो, यहाँ देखिए क्रोमिएटेड और यहाँ थर्ड। क्लियर है क्या? चलिए, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिए, बहुत सारा एग्जाम्पल हमने आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिया है। घर में बैठकर देखिए, इस तमाम चीजों को बैठ करके आप बनाएंगे। ये सब क्वेश्चन है, सबका नामाकरण ऑलरेडी दिया हुआ है। आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, सब एक एक करके बन जाए। जो नहीं बनेगा उसको हम लोग फिर अगले क्लास में पहले से डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।